नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वैक्सीनेशन पर बोले किसान नेता, कोरोना से नहीं डरते, नहीं लगवाएंगे कोई टीका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह के आरोपों पर नारायण स्वामी का पलटवार, कहा साबित करें आरोप, नहीं तो करूंगा मानहानि का केस। जी हां दोस्तों, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पर मानहानि का केस हो सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव, भाजपा पर साधा जमकर निशाना, और यहां पर बंगाल चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का असर सभी राज्यों के चुनाव पर देखने को मिलेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वैक्सीनेशन पर बोले किसान नेता, कोरोना से नहीं डरते, नहीं लगवाएंगे टीका। जी हां दोस्तों, कोविड-19 संक्रमण से ज्यादा खतरे का सामना कर रहे किसान नेताओं ने सोमवार को कहा कि उन्हें कोरोना वायरस का डर नहीं है और वे टीका नहीं लगवाएंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार से कोविड-19 के दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि वे दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसानों को टीका लगवाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि यह व्यक्तिगत विषय है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर 3 महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं। उनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। वे पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र नहीं जाएंगे। राजेवाल ने पीटीआई भाषा से कहा, मुझे टीका लगवाने की जरूरत नहीं है, हमने कोरोना को मार दिया है। किसानों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, क्योंकि वे अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। किसानों को कोरोना वायरस का डर नहीं है। वहीं एक अन्य वरिष्ठ नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि इस रोग का डर उन्हें उनकी लड़ाई से भटकाने के लिए काफी नहीं है। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख ने कहा, किसानों के लिए कोई कोरोना नहीं है, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, लेकिन हम किसी से टीका नहीं लगवाने के लिए भी नहीं कहेंगे। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, यदि स्थानीय प्रशासन प्रदर्शनकारी किसानों के लिए इंतजाम करता है तो बीकेयू नेता राकेश टिकैत को टीका लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के 70 वर्षीय सदस्य कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि वह टीका नहीं लगवाएंगे। संधू ने कहा, हमें कोरोना वायरस का डर नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन वहां कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। उन्होंने उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की जो दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के आरोपों पर नारायण स्वामी का पलटवार, साबित करें नहीं तो करूंगा मानहानि का केस। जी हां दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा है कि वह उनके खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करें। नारायण स्वामी ने अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस करने की धमकी भी दी है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता नारायण स्वामी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ रुपए पुडुचेरी को दिए थे और नारायण स्वामी ने इसमें एक हिस्सा ले लिया और बाकी की राशि गांधी परिवार को दे दी। मेरे खिलाफ ये बहुत ही गंभीर किस्म का आरोप है, मैं इसे साबित करने की चुनौती देता हूं। नारायण स्वामी ने आगे कहा, अगर वह साबित नहीं कर पाते हैं और तो उन्हें देश से और पुडुचेरी के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो साबित नहीं करते हैं तो गलत बयान देकर मेरी और गांधी परिवार की छवि खराब करने के लिए मैं उनके अमित शाह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव, बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी रण में उतरने जा रहा है। असम में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए दोस्त तय कर लिए हैं, जबकि बंगाल में पार्टी की पहली पसंद तृणमूल कांग्रेस ही है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने ममता बनर्जी का पूर्ण समर्थन करने के लिए कहा है। तेजस्वी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी हम ममता बनर्जी के साथ खड़े होंगे। हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि कितनी सीटों पर राजद बंगाल के चुनाव में लड़ने वाली है, ये अभी भी तय नहीं किया गया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में प्रियंका का बीजेपी पर हमला, महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोक नहीं पा रही सरकार। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को असम के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने गौहपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है और यहाँ की सरकार क्राइम को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। प्रियंका ने आगे कहा कि आपके पास वोट करने की शक्ति है और इसका इस्तेमाल आप अपनी सुरक्षा के लिए कीजिए। ये चुनाव महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। असम में 3 चरण में होगा विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरण में मतदान होगा। पहले चरण की शुरुआत 27 मार्च से होगी। असम में कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार का जिम्मा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संभाल लिया है। सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा असम के दौरे पर थीं। यहां उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह काफी समय से मंदिर आना चाहती थीं और उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। मंदिर में पूजा करके उन्होंने देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। इसके बाद उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ नृत्य भी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल बोले, आंदोलनकारी किसानों की तन मन धन से करेंगे मदद, देखा नहीं गया राकेश टिकैत का रोना। जी हां दोस्तों, मेरठ में किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली घटनाक्रम के बाद भाकियू नेता राकेश टिकैत का रोना मुझसे देखा नहीं गया। 28 जनवरी की रात मैंने जो कुछ टीवी पर देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। हमारे देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश टिकैत किसानों के लिए ठंड में अपना शरीर गला रहे हैं। मैंने आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह से उन्हें फोन कराया और खुद भी बात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने जो भी जरूरतें बताई, हमारे विधायकों और कार्यकर्ताओं ने रातों रात उसकी व्यवस्था की। केजरीवाल ने कहा कि जो देश को प्यार करते हैं वे किसानों के इस पवित्र आंदोलन के साथ हैं। आंदोलन व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, न हिंसा हुई न बवाल हुआ। मैं किसानों के साथ तन मन धन के साथ खड़ा हूं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार दिल्ली में किसानों पर लाठियां बरसा रही है, सड़कों पर कीलें ठोकी जा रही हैं, किसानों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। भाजपा ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। किसानों पर लगान वसूली के लिए इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। लाल किला का पूरा कांड सरकार ने कराया। केजरीवाल ने दावा किया कि 26 जनवरी को लाल किले का पूरा कांड केंद्र सरकार ने खुद कराया। उत्तर प्रदेश, पंजाब के लोगों और किसानों ने मुझे बताया कि ये जानबूझकर उधर भेज रहे थे। जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। कहा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, सरकार की चुप्पी पर बोले राकेश टिकैत, किसानों के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। सरकार और किसान यूनियनों के बीच बातचीत का दौर थम जाने पर उन्होंने कहा कि फिर से बात करने का प्रस्ताव सरकार को ही लाना होगा। बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जाते समय रविवार रात बिजनौर के अफजलगढ़ में पत्रकारों से कहा, 15 से 20 दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहा है कि कुछ होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने की रूपरेखा बना रही है। टिकैत ने कहा, समाधान निकलने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान भी तैयार है, वह खेती भी देखेगा और आंदोलन भी करेगा। सरकार को जब समय हो वार्ता कर ले। टिकैत ने कहा कि 24 मार्च तक देश में कई जगह महापंचायत की जाएंगी। गणतंत्र दिवस पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान लाल किले परिसर में हुए बवाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये सारा बखेड़ा सरकार ने खड़ा किया। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा जगह जगह अपनी खड़ी फसल नष्ट कर देने संबंधी सवाल पर टिकैत ने कहा, बीकेयू तो किसानों को बता रही है कि अभी ऐसा समय नहीं आया है, लेकिन सरकार किसानों को ऐसा कदम उठाने से रोकने के लिए कोई अपील क्यों नहीं कर रही है। टिकैत ने उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर किसान आंदोलन को बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि अब गेहूं की तैयार फसल आने वाली है। अगर किसान का गेहूं एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता है तो सरकार जिम्मेदार होगी और इसके लिए किसान जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु में बोले राहुल गांधी, मोदी और आरएसएस को नहीं करने देंगे तमिल संस्कृति का अपमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में एक रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में तमिल के लोगों के प्रति सम्मान नहीं है। हम मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार तमिल की संस्कृति का सम्मान नहीं करती है। उनका पास एक मुख्यमंत्री है जो राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वे जो कहते हैं वो सब करता है।
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कहते हैं एक देश, एक संस्कृति, एक इतिहास। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तमिल की संस्कृति भारतीय नहीं है? एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम मोदी और आरएसएस को तमिल के लोगों का अपमान नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम को दिल्ली से पीएम मोदी कंट्रोल करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बहुत निराश हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने और सवाल पूछने की बजाय उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद को टीवी पर देखना पसंद है, इसलिए उन्हें लगता है कि तमिलनाडु टीवी की तरह है और वो रिमोट कंट्रोल की मदद से चैनल बदल सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं और मोदी के पास सीबीआई और ईडी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ किसान महापंचायत में केजरीवाल की हुंकार, बोले करो या मरो की लड़ाई है, डेथ वारंट है तीनों कानून। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करीब 3 महीने से चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरे देश का किसान बहुत दुखी है। 95 दिनों से हमारे किसान भाई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर हैं। 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हुई है, लेकिन सरकार पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पिछले 70 साल में किसानों को सिर्फ धोखा मिला है। उन्होंने कहा कि किसानों को सभी पार्टियों ने धोखा दिया है। किसान अपनी फसल का सही दाम ही मांग रहा है। हर पार्टी का घोषणा पत्र चुनाव से पहले कहता है कि हम फसलों का सही दाम देंगे। सभी पार्टियां कहती हैं कि आपका लोन माफ कर देंगे। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसी पार्टी को इनकी परवाह नहीं है। डेथ वारंट है तीनों कानून। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीनों कानून डेथ वारंट है। सबकी खेती पूंजीपतियों के पास चली जाएगी। किसान मालिक से मजदूर बन जाएगा। ये करो या मरो की लड़ाई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। किसान भोले भाले हैं, किसानों ने इन्हें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामे में लिखकर दे दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकते। ये तो किसानों के साथ धोखा हो गया। केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को लाठी मारी जा रही है, कीलें लगाई जा रही हैं। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। ये लाल किले का पूरा कांड उन्होंने ही कराया था। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। सबने मुझसे कहा कि पुलिस ने उन्हें लाल किले का रास्ता बताया। झंडा फहराने वाले इनकी पार्टी वाले हैं। हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। एक बेटा किसान है और एक बेटा जवान है। जब सेना का जवान सरहद पर देखता है कि बीजेपी उसके भाई को आतंकवादी कहती है तो उसको कितना दुख होता होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में इस पार्टी के साथ लालू यादव की पार्टी का गठबंधन तय, तेजस्वी यादव जल्द करेंगे ऐलान। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालू यादव की पार्टी राजद पूरी तैयारी में है। चुनावी गठबंधन के लिए राजद यहां विभिन्न दलों के साथ संभावना तलाश रहा है। इस सिलसिले में रविवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुवाहाटी में AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में लंबी चर्चा की। इससे पहले राजद नेता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से शनिवार को मुलाकात कर बातचीत की थी। पार्टी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इतना तय हो चुका है कि पार्टी इस राज्य में चुनाव लड़ेगी। दरअसल राजद की प्रांतीय कार्यकारिणी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। राजद नेता तेजस्वी सोमवार को कोलकाता पहुंचकर घोषित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसी दौरान वे तृणमूल और वाम दलों के शीर्ष नेताओं से भी चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ इस तरह की चुनावी चर्चा के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक असम में अभी डेरा डाले हुए हैं। दरअसल यह दोनों नेता बंगाल और असम की प्रदेश कार्यकारिणी से संवाद करके राजद के लिए चुनावी रणनीति की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। इन्हें फीडबैक पर ही राजद नेता तेजस्वी यादव विभिन्न दलों से संवाद कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही कांग्रेस, 7 जिलों व शहरों के पदाधिकारियों की सूची जारी। जी हां दोस्तों, यूपी में 2022 की विधानसभा में किसान पंचायतों का आयोजन करने के साथ ही कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी को सांगठनिक तौर पर मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को 7 जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई है। रामजी गिरी को देवरिया का जिलाध्यक्ष, शरद सिंह बबलू को महाराजगंज का जिलाध्यक्ष, राजीव नारायण मिश्रा को जालौन का, अमित कुमार पांडे को कानपुर नगर ग्रामीण का, आरती वाजपेयी को उन्नाव का, शिवपाल सिंह को बुलंदशहर का व दिलप्रीत सिंह को लखनऊ शहर का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खासा सक्रिय हैं। वह किसान पंचायतों में भाग ले रही हैं और योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रही हैं। किसान आंदोलन के सहारे पार्टी यूपी में कांग्रेस की किस्मत बदलने की उम्मीद कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम पर फिर बरसे राहुल गांधी, हमने तो अंग्रेजों को वापस भेज दिया, फिर नरेंद्र मोदी क्या चीज हैं? जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद रविवार को तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। राहुल गांधी ने दावा किया केंद्र में बीजेपी के शासन के दौरान अमीरी गरीबी की खाई बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन को हराया है।
तिरुनेलवेली में शिक्षकों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो अपने विरोधियों को कुचल रहा है, पर हम यह पहले भी कर चुके हैं। हम इससे भी ज्यादा शक्तिशाली शत्रु को हरा चुके हैं। अंग्रेज नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ब्रिटिश हुकूमत की तुलना में मोदी क्या चीज है। इस देश के लोगों ने अंग्रेजों को वापस उनके देश भेज दिया। उसी तरीके से हम लोग इन्हें नरेंद्र मोदी भी नागपुर भेज देंगे। हम यह काम बिना घृणा, क्रोध और हिंसा के करेंगे। वे हमारे साथ जो कर सकते हैं करें, चाहे हमें गालियां दें, मारे या फिर मुंह पर थूक दें, हम उनकी तरह व्यवहार नहीं करेंगे। बीजेपी के आने पर बढ़ी अमीरी गरीबी की खाई। वहीं राहुल गांधी ने दक्षिण तमिलनाडु की यात्रा के दूसरे दिन तूतीकोरिन में नमक श्रमिकों से भी बातचीत की। जब मजदूरों ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों समेत अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई तो गांधी ने कहा कि वह उनके साथ हैं। एक महिला ने साल के उन 4 महीनों के लिए सरकार से आर्थिक सहायता मांगी जब उनके पास नमक बनाने का काम नहीं होता है, तो गांधी ने कहा कि कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के पास ऐसे मुद्दों से निपटने का विचार था। उन्होंने कहा, जब यूपीए संपर्क सरकार के तहत हम सत्ता में थे तो हमने देखा कि भारत में संपत्ति का वितरण बहुत पक्षपातपूर्ण है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हो रहे हैं जबकि कई लोग गरीब हैं। उन्होंने आरोप लगाया, केंद्र में बीजेपी की सत्ता में आने पर यह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा, ट्रैक्टर में तेल भरवाकर तैयार रहें, कभी भी दिल्ली में बुलाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। पिछले कुछ समय से राकेश टिकैत लगातार यह कह रहे हैं कि इस बार 40 लाख ट्रैक्टर संसद भवन का घेराव करेंगे। इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए आप लोग ट्रैक्टर में तेल भरकर तैयार रहें। ज्ञात हो कि पिछले 3 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली से सटे सभी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों से कह रहे हैं कि कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रहें। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन लंबा चलेगा, जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। आगे टिकैत ने कहा कि हमने किसानों से आग्रह किया है कि जैसे ही खेती बाड़ी का काम खत्म हो तो दिल्ली की तरफ जरूर कूच करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसान नेता राकेश टिकैत से यह पूछा गया कि भाजपा के विधायक और मंत्री आम लोगों से कह रहे हैं कि किसान नेता कई बार केंद्रीय मंत्री से मिले लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाए, इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करवा दे तो पता चल जाएगा कि मीटिंग में क्या बात होती थी। ज्ञात हो कि पिछले दिनों एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कहा था कि मीटिंग में मंत्री कम अफसर ज्यादा बात किया करते थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, बीजेपी ने तो अंग्रेजों को भी पछाड़ दिया, महापंचायत में बोले सीएम केजरीवाल। टिकैत के आंसुओं पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किसान महापंचायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। महापंचायत में केजरीवाल ने भाजपा राज की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से करते हुए कहा कि बीजेपी ने तो अंग्रेजों को भी पछाड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार हमारे किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे चला रही है, इतनी तो हिम्मत अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। मेरठ के किसान महापंचायत में अरविंद केजरीवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अपने देश का किसान बहुत ज्यादा पीड़ा में है। किसान भाई परिवार समेत 95 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठा है। 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार के सिर पर जूं नहीं रेंग रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। अंग्रेजों ने भी हमारे किसानों पर इतने जुल्म नहीं किए थे, पर भाजपा ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। अब ये हमारे किसानों पर झूठे मुकदमे कर रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मोदी सरकार हमारे किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा चला रही है, इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं की थी। इस दौरान उन्होंने राकेश टिकैत के आंसुओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनका रोना मुझसे नहीं देखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लाल किला हिंसा की साजिश भी भाजपा के लोगों ने ही रची थी। किसानों को जानबूझकर गलत रास्ते बताए गए, यहाँ तक कि लाल किला पर झंडा फहराने वाले लोग भी भाजपा के ही थे। आगे केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश के किसान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन देशद्रोही नहीं हो सकता है। केजरीवाल ने मेरठ की किसान महापंचायत में कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट की तरह है। सरकार इन कानूनों के माध्यम से किसानों की जमीन हड़प कर देश के 3-4 पूंजीपतियों को देना चाहती है। इन कानूनों के आने के बाद किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाएंगे। आगे केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कहती है कि एमएसपी नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें 17 लाख करोड़ का खर्च आएगा। किसान आपसे एमएसपी फ्री में नहीं मांग रहा, बल्कि किसान अपनी फसल देगा। सरकार उस फसल को बेचकर पैसा तो कमाएगी। केंद्र सरकार चाहे तो 23 की 23 फसलें एमएसपी पर उठा सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस की ओर देख रही जनता, एकजुट और मजबूत हो पार्टी। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं एक मजबूत कांग्रेस चाहता हूं और कांग्रेस को एकजुट होना होगा ताकि देश को बांटने वाली ताकतों से लड़ा जा सके। देश में कई चीजों को ठीक करने के लिए आम जनता कांग्रेस की ओर देख रही है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का बयान उस समय आया है जब कांग्रेस के 23 वरिष्ठ बागी नेताओं के गुट ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा और कहा कि दुख की बात है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। जम्मू में G23 का कार्यक्रम एक दिन पहले कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक फेरबदल की मांग करने वाले वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल समेत G23 के नेता शनिवार को जम्मू में एक मंच पर एकत्र हुए और उन्होंने कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है और वे इसे मजबूत करने के लिए एक साथ आए हैं। कांग्रेस के इन असंतुष्ट नेताओं को G23 भी कहा जाता है। सिब्बल ने महात्मा गांधी को समर्पित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यह सच बोलने का मौका है और मैं सच बोलूंगा। हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि हम देख सकते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। हम पहले भी इकट्ठा हुए थे और हमें एक साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में समूह, जिसे अब भी J23 कहा जाता है, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, विवेक तन्खा और राज बब्बर जैसे कई अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग का दावा, जल्द गिर जाएगी नीतीश सरकार, पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में सभी विधानसभा प्रत्याशियों, पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। रविवार को बुलाई गई इस मीटिंग में पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। पार्टी की तरफ से बैठक को लेकर जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार और हाल के दिनों में पार्टी में हुई टूट पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही निशाने पर रहे। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने यह दावा करते हुए कहा कि सूबे में नीतीश कुमार की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने में जुट जाने को कहा। साथ ही कहा कि हमें अगले चुनाव के लिए गठबंधन की चिंता नहीं है, इसकी चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो हमारे कारण हारते हैं। चिराग ने इशारों में यह भी दावा किया कि वे हमारे पास गठबंधन के लिए फिर से आएंगे। स्पष्ट है कि उनका निशाना जनता दल यूनाइटेड की तरफ था। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश सरकार द्वारा लागू शराबबंदी पर कहा कि इसके नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को भी पता है कि रोजगार के अभाव में यहाँ के लोग शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को मानो सांप सूंघ गया है। चिराग ने सूबे की कानून व्यवस्था पर कहा कि आए दिन यहाँ हत्या, लूट और बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले असम में बीजेपी को बड़ा झटका, अहम सहयोगी बीपीएफ ने साथ छोड़ कांग्रेस से मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष हग्रमा मोहिलेरे ने भाजपा गठबंधन से अलग होने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने यह ऐलान किया कि असम में बीपीएफ अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके नेता हग्रमा मोहिलेरे ने सोशल मीडिया पर भाजपा गठबंधन से अलग होने की जानकारी दी। असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में चुनाव होंगे। महाजट गठबंधन में शामिल होंगे। मोहिलेरे ने शनिवार शाम सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, विकास, शांति और एकता के लिए स्थिर सरकार जरूरी है। हम भ्रष्टाचार को भी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने महाजट गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। अब हम भाजपा के किसी तरह की दोस्ती नहीं रखना चाहते। आने वाला चुनाव हम महाजट गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। बीपीएफ का गठन 2005 में हुआ था। कोकरझार जिले में इसका प्रभाव है। पिछले चुनाव में यह पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ी थी और तब इसने 126 सदस्यीय विधानसभा में 12 सीटें हासिल की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल ओपिनियन पोल, पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता सरकार, बीजेपी रहेगी 100 के पार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जनता ममता बनर्जी पर अपनी ममता दिखा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक सूबे में टीएमसी की सरकार 148 से 164 सीटों के साथ बन सकती है। पोल के मुताबिक टीएमसी को लगभग सभी इलाकों में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 100 से ज्यादा सीटें जा सकती है। पोल के मुताबिक उसे 92 से 108 सीटें मिल सकती है। हालांकि 3 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले वाम दलों को गहरा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस के लिए भी सर्वे निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहा है। सर्वे के अनुसार लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 31 से 39 सीटें ही मिल सकती है। जाने आंकड़ों में बीजेपी के पिछड़ने पर क्या बोले एक्सपर्ट। सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख ने सर्वे में बीजेपी के पिछड़ने को लेकर कहा, बीजेपी सर्वे में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है, लेकिन उसके खाते में आने वाले वोट लेफ्ट और कांग्रेस का है। वहीं टीएमसी का वोटर अब भी उसके साथ मजबूती से जुड़ा दिख रहा है। टीएमसी के वोट बैंक में सेंध न लगा पाने के चलते बीजेपी को यह स्थिति देखनी पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी का यह उभार भी अप्रत्याशित ही है। पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल के ग्रेटर कोलकाता रीजन की 35 सीटों में टीएमसी को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस लेफ्ट को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं।
बीजेपी को उत्तर बंगाल में बढ़त। उत्तर बंगाल के क्षेत्र की 56 सीटों में 21 से 25 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा टीएमसी को यहां 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 से 15 सीटें मिल सकती है। इन 84 सीटों पर टीएमसी को बढ़त। दक्षिण पूर्व बंगाल की 84 सीटों में से 43 से 47 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी को यहां 24 से 28 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस लेफ्ट को यहां 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल में भी ममता आगे। अब 119 सीटों वाले दक्षिण पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में टीएमसी को 65 से 69 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 45 से 49 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट यहां भी 4 से 6 सीटें ही हासिल करती दिख रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान करौली महापंचायत में जुटे हजारों किसान, राकेश टिकैत की दिल्ली कूच की अपील। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान की करीरी में किसानों को संबोधित करते हुए किसानों से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। उन्होंने 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च का ऐलान करते हुए दिल्ली कूच की शुरुआत करने की बात कही। करौली के करीरी में हजारों की संख्या में किसान टिकैत को सुनने पहुंचे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत लगातार मुखर होते जा रहे हैं और कई शहरों में किसान सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।